बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंपनी। इस वीडियो में मैं कंपनी के अलग अलग कंसेप्ट राइट फ्रॉम प्रमोशन, जो स्टार्ट करते हैं उनको प्रमोटर्स बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रार, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, शेयर कैपिटल, शेयर्स, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, सेक्रेटरी और बहुत सारे कंसेप्ट्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया में कंपनी को तुम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तुम्हारे सामने मैंने 5 लिस्ट ऑफ कंपनीज दिए हैं या 5 शब्द या वैरायटी दिए हैं, इसमें से तुमको पहचानना है। पहला लिमिटेड, दूसरा गणेश एंड को नहीं है कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, गणेश एंड सन्स, गणेश एंड ब्रदर्स, प्राइवेट लिमिटेड। सो लेट मी आस्क यू, कौन सा कंपनी है? मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। थर्ड प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट एंड थर्ड, कुछ लोग फर्स्ट एंड सेकंड भी बोल रहे थे। सो इफ यू अंडरस्टैंड, सबसे पहले इंडिया में कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड डालना कंपलसरी है, ठीक है? और गणेश एंड कंपनी इज नॉट अ कंपनी, इट इज अ पार्टनरशिप एज पर द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। सो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में नाम के अंत में तुमने देख लिया तो वो कंपनी होगा, बट इट डज नॉट मीन कि जिस कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड नहीं है वो कंपनी नहीं होगा। 99.99% कंपनीज इन इंडिया के नाम के अंत में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड रहा तो वो कंपनी है। लेकिन एलआईसी के अंत में लिमिटेड नहीं है, वो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ था, और पार्लियामेंट के थ्रू जो शुरू हुआ है एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई, इनको अलाउड है नॉट टू यूज द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ देयर नेम, तो वो लोग भी कंपनीज है। बट मेजरली इंडिया में नाम के अंत में लिमिटेड आएगा, और इफ यू सी अमेरिका, वहां पे क्या आएगा? आईएनसी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है? आईएनसी वो एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वो नहीं है, ठीक है ना? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अलग होता है, हालांकि उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार करता है, लेकिन वो कंपनी हम उसको नहीं बोलेंगे, वो हाइब्रिड है बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। नाउ तुम्हारे सामने हमने एग्जांपल लिया है एप्पल जो इंक, वो तुमने देखा होगा ना कई बार, अमेरिका में इट इज एप्पल इंक, अब एप्पल इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड है वो अमेरिका में। इंडिया में किस नाम से रजिस्टर्ड है वो? एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाउ प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का जो फर्क है वो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा, उसके 15 के ऊपर फर्क है। बट शॉर्ट में, शेयर बाजार सुना है? जिसके शेयर बाजार में बिकते हैं वो पब्लिक लिमिटेड है, जिसके शेयर बाजार में नहीं बिकते वो यू कैन एज्यूम की प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया में 12 लाख कंपनीज हैं, पहले 15 लाख थे, पर 3 लाख लोगों ने टैक्स चोरी करने के लिए शुरू किए थे। टेक्नोलॉजी बहुत हाई एंड हो गया है, सो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 3 लाख कंपनीज को बंद कर दिया। सो अभी 12 लाख प्लस कंपनीज इंडिया में मौजूद है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो डिराइवेशन ऑफ द वर्ड कंपनी। सो कंपनी दो वर्ड से डिराइव्ड है, कॉम और पानिस, टुगेदर लोग साथ में ब्रेड खाते थे, उससे ये वर्ड आया, बस एक डिराइवेशन है, नथिंग स्पेसिफिक यहाँ पे। बट कंपनी शुरू किया हुआ, इफ यू चेक आउट, सोल ट्रेडर पहले था, फिर पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर की कमी थी कि अकेला आदमी है, पैसा कम मिलेगा या लगेगा, तो पार्टनरशिप आया। लेकिन पार्टनरशिप में 2 लिमिटेशंस थे। कौन से 2 लिमिटेशंस थे? एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो उसमें, या पुराना जो पार्टनरशिप के कायदे थे उसमें मैक्सिमम कितने थे अलाउड? 20 थे, और बैंकिंग के लिए 10 थे। अभी जो लेटेस्ट आया है जो कायदा, एक्सक्यूज मी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अभी कितने हैं? 100। वो एक पहला लिमिटेशन है, तुम 100 के ऊपर बढ़ा नहीं सकते। दूसरा, अब पार्टनरशिप तो बंद था, क्यों टूटता था? क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब धंधे को लॉस हो गया तो पैसा संपत्ति बेचकर होगा, 2 लाख का लॉस हो गया, 1.5 लाख का संपत्ति बेचा, 50,000 अभी भी बचा है, तो पार्टनर्स को कहां से आना पड़ेगा?
घर से। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का प्रॉब्लम था। यदि कंपनी रहा होता तो सिर्फ जो कंपनी का संपत्ति 1.5 लाख ही देना था, 50,000 जो मालिक है कंपनी के उनको घर से लाने की जरूरत नहीं थी। सो कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड है, ये सबसे बड़ा पॉइंट। तो ये लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप की वजह से कंपनी फॉर्म। बट कंपनी होता क्या है? कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ होम मेंबर्स, जो लोग साथ में आते हैं विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का? प्रॉफिट। और जो लोग रहते हैं कंपनी में उनको क्या बोलेंगे हम? मेंबर्स। सो तुम्हारे सामने ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसके शेयर बाजार में बिकते हैं। सो सवाल ये है कि कंपनी शुरू करने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? कंपनी कोई तो स्टार्ट करता होगा ना। आजकल तो शार्क टैंक भी तुम देखते होंगे, और आजकल नया वर्ड आया है स्टार्टअप, जो कि काफी फेमस वर्ड हो रहा है। तो जो कंपनी के लोग जिनको आइडिया आता है कंपनी शुरू करने का, उन लोगों को प्रमोटर्स बोलते हैं। तो जो भी स्टेप्स वो लोग लेते हैं कंपनी को शुरू करने के लिए, उसको प्रमोशन बोलते हैं। हम तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं रिलायंस का। तो धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी ये दो लोग हैं। इन्होंने 1960s में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू किया। ठीक है। नाउ रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन उस समय कंपनी नहीं था, इट वाज अ पार्टनरशिप यू कैन से। फिर चंपकलाल दमानी आफ्टर 1 ईयर सेपरेटेड, मतलब वो हट गया उस पार्टनरशिप से। वो आगे चलकर तुमने सुना होगा डीमार्ट, दमानी का डीमार्ट वो हो गया। फिर रिलायंस को इन लोगों ने कंपनी बना दिया, इट बिकेम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1966। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स पब्लिक से नहीं ले सकती, पैसा शेयर बाजार से नहीं उठा सकती या पब्लिक से नहीं उठा सकती। फिर 1985 में उन्होंने अपना नाम चेंज किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा। और उन्होंने क्यों चेंज किया? क्योंकि उन्होंने शेयर्स पब्लिक में लाए थे, कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड में, शेयर्स बाजार में लाए। उस समय सबसे बड़ा जो आईपीओ बोलते हैं ना, जब कंपनी पहली बार शेयर पब्लिक से लेती है पैसा, उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी आया था ना, एलआईसी का आया था, जोमेटो का आया था, सबवे का आया था, सुना होगा तुमने। सॉरी, पेटीएम तो मैं भूल ही गया। ये 4 बड़े बड़े प्लेयर्स इनका आया था। अभी कुछ समय बाद स्विगी का भी आने वाला है। ठीक है। तो जो लोग जिनको आइडिया आता है कंपनी फॉर्म करने का, उनको क्या बोलेंगे? प्रमोटर्स। और जो स्टेप्स लेंगे वो लोग कंपनी शुरू करने का, उसको क्या बोलेंगे? प्रमोशन। ठीक है। तो ये प्रमोटर्स का। अभी जब सबसे इंपॉर्टेंट, तुम प्रमोटर्स को आइडिया तो आ गया, बट रजिस्ट्रेशन के बिना कंपनी इंडिया में फॉर्म नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेशन क्या है इंडिया में? कंपलसरी है। तो रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? ये प्रमोटर्स लोग। किसके पास जाएंगे? रजिस्ट्रार। अभी हम शुरू कर रहे हैं प्रोसीजर। लेकिन तुम्हारा 10th के बाद 11th के एडमिशन के लिए तुमको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आधार कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म और प्रिस्क्राइब्ड फीस भरना पड़ा होगा एडमिशन के लिए, जिन्होंने भी एडमिशन लिया। सो उसी प्रकार से प्रोमोटर्स को 2 डॉक्यूमेंट लगता है। कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये 2 डॉक्यूमेंट्स किसके पास सबमिट होते हैं? रजिस्ट्रार के पास। क्यों? टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड। सो मेमोरेंडम, अच्छा दोनों में फर्क क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड। तुम्हारा बायोडाटा है ना, नेम, यदि तुमसे पूछूंगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तुम क्या बोलोगे? माय नेम इज सो एंड सो। माय फैमिली के बारे में बताओगे, घर का एड्रेस बताओगे। उसी प्रकार से जो मेमोरेंडम है वो कंपनी का जन्म कुंडली है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है। हर एक कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है जिसको रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं। वो मेजोरिटी बॉम्बे में रहता है, मेजरली कंपनी का। सो नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट किस उद्देश्य से शुरू हुआ है, उसमें कितने रकम से शुरू हुआ है, कैपिटल लॉस बोलते हैं। ठीक है। लायबिलिटी क्या है, और जो लोग मिलकर शुरू करते हैं। कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोग लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक लिमिटेड में अनलिमिटेड है, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड में 200 है। 200 200 200 वो पार्टनरशिप में है। पहले 50 था, अभी 200 है। ठीक है। सो जो प्रमोटर्स रजिस्ट्रार के पास जाएंगे टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड, उसमें कौन से 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। मेमोरेंडम क्या रहेगा? कंपनी का बायोडाटा, नेम, एड्रेस, किस ऑब्जेक्ट की क्या काम करने वाली है,
कितने रकम से शुरू हुआ, लायबिलिटी क्या है, समझ में आया। और तुम्हारे कॉलेज के इंटरनल रूल्स होंगे, पार्किंग में खड़े नहीं रहना है, 75% अटेंडेंस, जो तुम मानते नहीं हो, ठीक है। तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। आया समझ में। कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनल है, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, शेयर्स का ट्रांसफर और फोरफीचर जब्ती, बहुत सारे हैं, मीटिंग्स के कायदे, डायरेक्टर्स के कायदे, शेयर्स के कायदे, मेजरली ये 12th में तुम, ठीक है। तो ये लोग किसके पास जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, शॉर्ट में हम लोग आरओसी बोलते हैं। इंडिया में 22 रजिस्ट्रार्स है। महाराष्ट्र तमिलनाडु में दो दो है क्योंकि ज्यादा है, मुंबई में एक, पुणे में एक, तमिलनाडु में दो है। पूरे मिलाकर इंडिया में कितने रजिस्ट्रार है, 22। उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो तुम मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का डॉक्यूमेंट किसके पास सबमिट करोगे, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करोगे। once he finds everything is in order, if everything is in order, वो तुमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। टेक्निकल भाषा में उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। सर्टिफिकेशन ऑफ, तुम्हारा जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है और 10th के बाद लिविंग सर्टिफिकेट होता है, तुम ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल को देते हो, स्कूल से तुमको लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, कॉलेज से तुमको टीसी मिलता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अभी तुमको लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, टीसी मिलेगा वंस यू एग्जिट फ्रॉम द कॉलेज। तो जो तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट रहता है, उसी प्रकार से कंपनी के बर्थ सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मींस तुम्हारा जन्म हुआ जिस तारीख को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया गया, वो तारीख कंपनी का जन्म तारीख माना जाता है। कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक जमाने में दो प्रकार के कंपनीज होते हैं, कौन से, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता था, प्राइवेट लिमिटेड अपना काम शुरू कर देता था। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ता था। उस सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये कंपनीज एक्ट 56 में था। अभी कंपनीज एक्ट 2013 ने एक नया कायदा लाया। उस कायदे में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड दोनों को कंपलसरी कर दिया कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद तुम कामकाज शुरू नहीं कर सकते, तुम एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकोगे। उस सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या तो ट्रेडिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। आया समझ में। अब कंपनी का जन्म हो गया, लेट अस स्टार्ट। कंपनी क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट है। जिन लोग को आइडिया आता है कंपनी शुरू करने का, उनको क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। जो स्टेप्स लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रमोशन। रजिस्ट्रेशन के लिए किसके पास जाते हैं, रजिस्ट्रार। कौन से दो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे वो सबमिट किया और दूसरे डॉक्यूमेंट सबमिट किए जो रिक्वायर्ड है, तो रजिस्ट्रार क्या इश्यू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से क्या होता है, कंपनी का जन्म होता है, बर्थ होता है। उसके बाद एक, इंडिया में कितने रजिस्ट्रार है उसके पहले, 22। महाराष्ट्र में दो, तमिलनाडु में दो। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोनों को कंपलसरी, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, पर काम शुरू कर सकते हैं नहीं। क्यों, उनको एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये मिलने के बाद अभी कंपनी शुरू होती है। ना कंपनी का मूल उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट। लेकिन तुम कैपिटल डालोगे नहीं तो कैसे प्रॉफिट होगा, धंधा शुरू पैसे से होता है। सो अभी हम शेयर कैपिटल और शेयर्स का फर्क देखेंगे। तो सबसे पहले तुमने सीखा होगा अकाउंट्स में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, तो तुम पहले डेबिट कैश को डालते हो, क्रेडिट कैपिटल को डालते हो अकाउंट्स में। उसी प्रकार से कंपनी के कैपिटल को क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे भाग होते हैं, उसको शेयर बोलते हैं। तुम्हारे लिए मैं दो एग्जांपल लेकर आया। सो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड शेयर कैपिटल 1 लाख। ये 1 लाख कैसे बना, ये शेयर कैपिटल है। ये 1 लाख छोटे छोटे, ऐसे सोचो 10-10 रुपए के 10,000 भाग किए, हर एक भाग को क्या बोलेंगे, शेयर। मैं एक और एग्जांपल लूंगा। सपोजिटली ये रूम में 1000 ईंट है, 1000 ब्रिक्स है, ठीक है। ये 1000 ब्रिक्स क्या होगा जिससे रूम बना है, वो क्या होगा, शेयर कैपिटल। और हर एक ईंट जो है उसको क्या बोलेंगे, शेयर। वो ईंट 10 रुपए का है, इसका मतलब तुम्हारा शेयर कैपिटल कितना होगा, 10,000 रुपया। और हर एक ईंट क्या होएगा, शेयर, 10 रुपए का उसका वैल्यू है।
तुम्हारे बुक में कितने पेजेस है क्लास के नोट्स के, मुझे बताओ। 300। 300 नहीं है, मेरे इसमें 172। 172। वो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। और बुक का हर एक पेज क्या हो जाएगा, शेयर। समझ में आया। अभी एक और एग्जांपल लूंगा शेयर कैपिटल का। ये क्या है, लंपी केक इसको बोलेंगे। सब 1 लाख से बेटा 5-6 लाख की भी आते केक अमेरिका में। इफ यू वांट टू ऑर्डर यू विल गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दुबई में जा, तू कीमत बोल, तेरे को वैसा केक मिलेगा। सो ये 1 लाख रुपए का लेट अस एज्यूम एक केक है। सी केक इधर यू बाय एज अ, बोलते ना बर्थडे पार्टी के लिए 1 किलो 2 किलो का, और यू कैन ऑल्सो बाय पेस्ट्री छोटे छोटे पार्ट्स में जो बांटा जाता है। सो तुम्हारा तो पेस्ट्री करने पे ना, यहाँ पे मैंने वही किया, देखो 1 किलो के केक को 10-10 रुपए के 10,000 पार्ट्स की लेटेस्ट एज्यूम, तो वो क्या हो जाएगा, हर एक पार्ट शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। शेयर कैपिटल, जो रकम से कंपनी शुरू होता है उसको क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट किए जाते हैं, हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, शेयर। नाउ मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर, जो आदमी शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। नाउ अक्सर लोग एक गलती करते हैं, वो लोग बोलते हैं मुकेश अंबानी इज द ओनर ऑफ रिलायंस। इफ यू चेक आउट, मुकेश अंबानी ओन्स करीबन 50% ऑफ रिलायंस। सो ही ओन्स ओनली 50% ऑफ रिलायंस। नाउ शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो मुकेश अंबानी इज 50%, तुम्हारे मन में आएगा बाकी 50%, उसमें से कुछ हिस्सा पब्लिक ओन करती है, कुछ म्यूचुअल फंड ओन करते हैं, कुछ फॉरेन के लोग ओन करते हैं, ऐसे कुछ लोग बैंक्स ओन करते होंगे, अलग 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 लोग ओन करते हैं। बट मेजरली जो रिलायंस, अच्छा, इफ यू चेक आउट, मुकेश अंबानी इज द वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। नाउ अडानी इज द रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 4 में आ गया है, बिल गेट्स को भी पीछे कर दिया है। सो if you say how was Mukesh Ambani the richest person in Asia, शेयर जो रिलायंस का शेयर वैल्यू है, जो शेयर बाजार में बिकता है, उसकी कीमत करीबन 20 लाख करोड़। आधा मालिक मुकेश अंबानी, आधे शेयर्स, तो 10 लाख करोड़ का मालिक हो गया ना। दिस इज कॉल्ड एज पेपर वेल्थ। लोग सोचते हैं एंटीलिया बिल्डिंग की वजह से वो रिचेस्ट पर्सन है, वो तो 10,000 करोड़ का होगा। रईस लोगों में 10,000 करोड़ तो शेंगदाना है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, it is nothing. So 10 lakh crore is because he holds half of Reliance. तुमने एलन मस्क सुना होगा, richest man in the world. It is because of the shares he holds in Tesla. समझ में आया। सो ये पेपर वेल्थ की वजह से दे आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो ध्यान से सुनना, जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। और यू कैन ऑल्सो कॉल मेंबर्स। दोनों में फर्क है, वो अलग वीडियो में हम बताएं। एक साथ बोलते ना, ये शुरुआत है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे। लेकिन एक चीज तुमको याद रखना है कि शेयर होल्डर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ पार्ट ओनर, नॉट फुल ओनर। आज रिलायंस के पास हेलीकॉप्टर्स है, अच्छा, तुमने एक शेयर भी खरीदा तो तुम रिलायंस के मालिक हो गए। अब तुम बोलोगे अबे मैं मुकेश अंबानी के इक्वल आ गया, नहीं बेटा, इस 1000 ईंट में तुम्हारा मालिकाना हक एक ईंट का है, बाकी 500 ईंट मुकेश अंबानी के। ना तुम मालिक हो रिलायंस के टू द एक्सटेंट ऑफ 1 ब्रिक। अब तुम रिलायंस में जाते हो, तुम बोलते हो जरा हेलीकॉप्टर निकाल, पट्टे मारने हैं मेरे को। द आंसर इज नो, यू आर नॉट अलाउड। तुम मालिक हो, मालिक हो तो कोई भी अपना संपत्ति कैसे भी यूज कर सकता है, लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है शेयर होल्डर मालिक है, लेकिन वो कंपनी के संपत्ति सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए हो सकता है, पर्सनल यूज के लिए। सो तुमको, इसलिए तुम ओनर हो, टेक्निकल भाषा में शेयर होल्डर इज द पार्ट ओनर, नॉट द फुल ओनर। समझ में आया। शेयर होल्डर इज ऑलवेज द पार्ट ओनर। फुल ओनर कर दिया तो पूरा रिलायंस का संपत्ति लोग लेके जाएंगे घर पे, वो तुम कर नहीं सकते, सिर्फ ऑफिशियल यूज अलाउड। आया समझ में। शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। नाउ रिलायंस के करीबन 30 से 32 लाख शेयर होल्डर्स है, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। बट रिलायंस को चलाएगा कौन, सो लेट अस अंडरस्टैंड। एक क्रिकेट टीम में एक प्लेयर होता है और सब ग्रुप 11 प्लेयर को जोड़ दो तो इट बिकम्स अ टीम। उसी प्रकार से जो रिलायंस में, रिलायंस ही नहीं, जो भी कंपनी है इंडिया में उसके डायरेक्टर्स होंगे। एक आदमी को डायरेक्टर बोलेंगे और ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे। तुमको मैं लाइव डेमो दिखाता हूँ रिलायंस का। ये रिलायंस का मुकेश अंबानी है, बोर्ड में देखना ये कितने डायरेक्टर्स हैं उनके,
कायदे से कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 2। पब्लिक लिमिटेड में 3 होने चाहिए। एक नीता अंबानी, ये 3। शीतल मेसवानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2, 5, 8, 11 और मुकेश अंबानी इज ऑल्सो डायरेक्टर एज वेल एज एमडी। शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? इन लोगों को, डायरेक्टर्स, ठीक है। और डायरेक्टर्स आपस में से एक हेड को चुनते हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है। आया समझ में? सो रिलायंस के कितने डायरेक्टर्स मैंने बताया? 2, 5, 8, 11 और एक 12। पहले आई थिंक 14 थे, अभी 2। शी इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ रिलायंस, ऑनरेबल इंडिपेंडेंट। ये जो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स जो है, आई नो, ठीक है। सो रिलायंस, हाँ, रिलायंस में कितने डायरेक्टर्स हैं? 12। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर। ऑफ कोर्स दूसरे भी लोग करते हैं, बट वो अलग से देखेंगे। क्या सब लोग क्लियर है? सो टेल मी, कंपनी के मालिक कौन है? कंपनी के मालिक कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मालिक नहीं है, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं कंपनी चलाने के लिए? डायरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया? और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर्स आपस में से एक हेड को चुनते हैं जिसके पास 2 पोजीशन है, इज अ मैनेजर ऑल्सो अ डायरेक्टर। टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर। द मीनिंग ऑफ ऑडिटर। अभी रिलायंस का हेड ऑफिस मुंबई में, करीबन 1,20,000 के ऊपर लोग काम करते हैं। उसका अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा रिलायंस का? अकाउंटेंट्स। मुंबई में जो अकाउंटेंट्स है वो मैनेज करेंगे। बट पूरे इंडिया में शेयर होल्डर की मालिक है। सपोजली तुम्हारे पास रिलायंस के शेयर्स है, डू यू एग्री तुम मालिक हो कंपनी के? नाउ हेड ऑफिस में मुंबई में अकाउंट्स हो रहा है, व्हाट गारंटी कि अकाउंट सही तरीके से हो रहा है? सो यू विल अपॉइंट ऑडिटर्स who will go to the company and check the accounts prepared by the auditors of the company. Now मैं तुमको लाइव वापस एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये रिलायंस का जो ऑडिटर्स है, ठीक है, ये चतुर्वेदियन शाह डिलॉइट, जो सबसे इंडिया के फेमस ऑडिटर्स में से एक है। एलएलपी सुना था ना? डिलॉइट, एलएलपी और राजेंद्र एंड कंपनी, ये ऑडिटर्स है किसके? रिलायंस के। ये लोग कंपनी में जाते हैं, अकाउंट्स चेक करते हैं और एक ऑडिटर्स रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये भेजा जाता है शेयर होल्डर्स को। और उसमें वो लोग बोलते हैं कि हमने चेक किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और हम बता रहे हैं कि जो भी हमको इंफॉर्मेशन दिया गया उसके हिसाब से अकाउंट्स सही है। सही नहीं होगा तो दे विल क्वालिफाई। आया समझ में? सो ऑडिटर कौन है? कंपलसरी क्या होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। कहाँ पे अपॉइंट होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। वो क्या करते हैं? कंपनी का अकाउंट चेक करते हैं। किसको रिपोर्ट करते हैं? शेयर होल्डर्स। तो इस पॉइंट में हम वापस एक रिवीजन लेंगे। कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन है, वॉलंटरी एसोसिएशन। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का? प्रॉफिट। जिनको आइडियाज आता है कंपनी शुरू करने का उनको क्या बोलेंगे? प्रमोटर्स। जो स्टेप वो लोग लेते हैं कंपनी शुरू करने के लिए उसको क्या बोलेंगे? प्रमोशन। ठीक है। फिर प्रमोशन हो गया तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन किसके पास करेंगे? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास जब रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स लगेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स। तुमको डिटेल में सिखाया जाएगा, अभी जस्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसका डेप्थ जो है। जैसे मेमोरेंडम में 6 क्लॉज है, नेम, रजिस्टर्ड ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, एसोसिएशन, कैपिटल, 6 क्लॉजेज है, ठीक है ना? बोला था ना 1 महीने बाद नेम, रजिस्टर्ड ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल। कोई बात नहीं, कोई बात, धीरे धीरे। तो हाँ, तो ये जादूगरी थोड़ा सा समय है ना, आ जाएगा। सो मेमोरेंडम क्या है? कंपनी का बायोडाटा। आर्टिकल्स क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट। किसको सबमिट होता है? आरओसी। रजिस्टर ऑफ कंपनीज वो क्या इश्यू करता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उससे क्या होता है? कंपनी का जन्म होता है। कौन से 2 प्रकार के कंपनीज है? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। उसके 15-20 फर्क है, लेकिन एक फर्क है कि पब्लिक लिमिटेड के शेयर पब्लिक में रहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड शेयर पब्लिक में नहीं इश्यू कर सकती। ठीक है ना? दोनों को एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ता है शुरू करने के लिए, क्या बोलेंगे? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उसके बाद कामकाज शुरू होता है। जो रकम से कंपनी शुरू होती है उसको क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। उसके छोटे छोटे भाग किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शेयर
जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स या एक और नाम है मेंबर्स। वो लोग किसको अपॉइंट करते हैं कंपनी चलाने के लिए? इंडिविजुअल लेवल पर डायरेक्टर। ग्रुप में क्या बोलेंगे? फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में से एक हेड को चुनते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। तुमको रिलायंस का एग्जांपल बताया। फिर शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? ऑडिटर। वो क्या करता है? कंपनी का अकाउंट जाकर चेक करता है। अभी तुमको आई कार्ड दिया गया है क्लास में, कुछ लोग को मिलना बाकी है, कुछ लोग को शायद मिला है। तो ये जो आई कार्ड है इट्स अ प्रूफ कि तुम यहाँ के स्टूडेंट हो। तो तुमने शेयर्स खरीदा तो प्रूफ चाहिए, उस प्रूफ को क्या बोलेंगे? शेयर सर्टिफिकेट। ध्यान से सुनना, एक जमाने में ये शेयर सर्टिफिकेट कागजी फॉर्म में दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। इसको कागजी फॉर्म बोलते हैं, कलर्ड फॉर्म में, या टेक्निकल भाषा में 12th में है, हम इसको रिमैट बोलते हैं। अभी ये पूरा बैन कर दिया गया है, ये कागजी फॉर्म में। अभी तुम्हारा सब कुछ ऑनलाइन होता है, बैंक में अकाउंट रहता है, वैसे तुम्हारा शेयर का इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट को डीमैट बोलते हैं। किसने सुना है डीमैट? तू तो शेयर बाजार में थोड़ा बहुत एक्टिव है तो तुझे पता होगा। सो डीमैट एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है विद द जैसे एक डीपी के पास, डीपी सब छोड़ दो, हेल्प पे बताएंगे, अभी हैवी हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझो, तुम्हारा शेयर जब तुम शेयर्स खरीदते हो तो ये कागजी फॉर्म में नहीं आता, एक जमाने में इस फॉर्म में आता। अभी जैसे तुमने किसी को मैसेज भेजा तो मैसेज चला जाता है ना, वैसे तुम्हारा एक डीमैट अकाउंट है, वो तुमको उस डीमैट अकाउंट में तुम्हारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाएंगे। आया समझ में? सो अभी शेयर्स कौन से फॉर्म में आता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। क्या फिजिकल फॉर्म में पूरे तरीके से बैन कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है। नो, एक बात बताओ, तुमने जब बैंक में पैसा जमा किया होता तो बैंक ने क्या दिया होता तुमको? इंटरेस्ट। तुमने कंपनी में शेयर कैपिटल के रूप में पैसा लगाया तो कंपनी तुमको कुछ देनी चाहिए रिटर्न्स में। समझा? बैंक में तुमने पैसा जमा किया तो बैंक इंटरेस्ट देगा, तो वैसे ही कंपनी तुमको कुछ देनी चाहिए। सो तुमने सपोजली लाख रुपए लगाया, उस लाख रुपए से कंपनी ने 40,000 रुपए कमाया। ठीक है। सो जो 40,000 रुपए कमाया उसमें से तुमको रिटर्न्स में 25,000 दिए, उस 25,000 को डिविडेंड बोलते हैं। सो कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर्स को एज अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देती है, टेक्निकली उसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड। और बहुत ज्यादा प्रॉफिट करती है तो फुकट के शेयर्स देती है, उसको बोनस शेयर्स बोलते हैं। तुम ऐसे नहीं बोल सकते होंडा कंपनी को, मैं शेयर होल्डर हूं, मुझे होंडा गाड़ी दो। वो चाहकर भी नहीं दे सकते। क्यों? कंपनीज एक्ट 2013 बोनस डिविडेंड सिर्फ दो प्रकार से बोलता है, या ऑनलाइन ट्रांसफर जो कि कैश है, ऑनलाइन ट्रांसफर, और दूसरा फुकट के शेयर्स। होंडा कंपनी गाड़ी नहीं दे सकती, काइंड में नहीं दे सकते डिविडेंड, या तो कैश में या फुकट के शेयर्स जिसको बोनस शेयर। सोचो ना, तुम्हारे पास 1000 शेयर है, 1:1 बोनस हुआ, तो तुम एक झटके में तुमको 1000 + 1000 मिल गए। एक बहुत बढ़िया एक किस्सा है, इसके बारे में बता। एक आदमी ने फोन किया था ये जी टेलीविजन में, उसने बोला था उसके फादर हॉस्पिटल में है, उसके पास एमआरएफ के शेयर्स है, वो बेचना है। उसने बोला 20,000 शेयर्स है, बेचना है। पूरा सन्नाटा छा गया, उनको पता ही नहीं चला, सब एक दूसरे को देख रहे जी वाले। उन्होंने पूछा तुझे पता है कितना वैल्यू का शेयर्स है? उसने नहीं। उसने बोला तेरे जो 20,000 एमआरएफ के शेयर्स है उसका वैल्यू है 210 करोड़ रुपया। उसको पता ही नहीं चला कि जो 20,000 शेयर्स है, बोनस शेयर मिलते जाते ना, तो बढ़ते 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 इट बिकेम 210 करोड़। 2 साल पहले तुमने क्रॉम्पटन ग्रीव्स के 8 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे होते 2.5 साल पहले, आज उसकी वैल्यू 4 करोड़ रुपया रहा। ये सबके साथ नहीं होता, कुछ कंपनीज के साथ होता है। सो बोनस शेयर्स और निरंतर डिविडेंड मिलते हुए करोड़पति वो हो गया। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अभी ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। नौ कायदे होते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में कायदे होते हैं, बट कायदे तो बहुत सारे हैं। यदि मैं बोलूं मीटिंग के कायदे, शेयर्स के कायदे, डायरेक्टर्स के कायदे, तो तुमको पता होना चाहिए कौन से कायदे, कायदे को नंबर दिया है, उस नंबर को सेक्शंस बोलते हैं। और मैं तुमको सिखा रहा हूं सेक्शंस कैसे रीड करते हैं। प्लीज नोट, इंडिया में बहुत सारे एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है,
तुम्हारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 है, ठीक है ना। बहुत सारे एक्ट है, कस्टम्स एक्ट 1961 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। मैं बोलते जाऊं तो इतने सारे एक्ट्स निकलेंगे। इंडिया में हजारों एक्ट्स हैं, हजारों एक्ट का सेक्शन जो है वो कैसे रीड करते हो वो मैं तुमको बता रहा हूं। सब एक्ट्स का सेक्शन रीडिंग सेम है, ध्यान से सुनना। तुम्हारे सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कैसे रीड करते हैं। मैं अगली बार जब नंबर बोलूंगा तो तुमको समझ में आएगा। क्या दिख रहा है बोर्ड में तुमको? सेक्शन 221, इसको रीड कैसे करते हैं। जो 2 है, तुम सीए वाले भी, लॉ वाले भी, इंडिया में, वर्ल्ड में ऐसे रीडिंग होता है। पहला जो नंबर है 2, ये जो नंबर है इसको बोलेंगे सेक्शन। इसके बाद जो ब्रैकेट में दिया है उसको बोलते हैं सब सेक्शन। क्या बोलते हैं? सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 21। समझ में आया? बट ऐसे भी हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो, सो 2321, ओ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है। एक जमाने में एक घर तक माफ था, 2 घर का है। ओके, तो ध्यान से देखना। 23 को क्या बोलेंगे? सेक्शन। आया समझ में? पहला 2 को क्या बोलेंगे? 2 को क्या बोलेंगे? सब सेक्शन। सब सेक्शन। 1 को जूनियर सेक्शन। नॉलेज सर्वश्रेष्ठ है बेटा, अपनी इज्जत मत गलाए सबको बकवास करके। वेट कर, मैं बता रहा हूँ। 1 को बोलेंगे क्लॉज। क्या बोलेंगे? क्लॉज। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज। और लास्ट का 1 को क्या बोलेंगे? सब क्लॉज। तुमको इतना डीप जाना नहीं है, पर तुमको पूरा रीडिंग आना चाहिए। सेक्शन 23, सब सेक्शन 2, क्लॉज 1, सब क्लॉज। बोलते ना, रोमन 1 कर सकते हैं। अभी ध्यान से सुनना। इंडिया में हजारों सेक्शंस हैं, ठीक है। कोई भी इंडिया का सेक्शन 1 सबका सेम है। इंडिया का सेक्शन 1 सबका सेम है। उसमें 3 चीजें तुमको हमेशा मिलेगा: नेम, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। 3 चीज हमेशा मिलेगा। सो ये देखो, पहला सेक्शन 1 में कौन सा बता रहा हूं? कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 का सेक्शन 1 ऑफ 3 चीज क्या रहेगा? नेम क्या है बताओ? कायदा कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले था कंपनीज एक्ट 1956, उसको बंद करके कंपनीज एक्ट 2013 लाया। एक्सटेंट। अब बड़े ध्यान से सुनना। कुछ एक्ट ऐसे थे, पार्टनरशिप एक्ट 1932, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उस जमाने का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये पूरे देश में लागू होते थे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब आर्टिकल 370 विड्रॉ नहीं किया था इन लोगों ने। सो कंपनीज एक्ट 2000। अच्छा, मैं कैसे रीड करता था? नेम, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक्सटेंड, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब पार्टनरशिप एक्ट लेते थे। लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी बना दिया, नाउ सारे के सारे एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। अच्छा, कश्मीर में तुम घर या जमीन नहीं खरीद सकते थे, ठीक है ना। नाउ बिकॉज यूनियन टेरिटरी हो गया, यू कैन बाय देयर। सो ये जो सेक्शन 1 का जो नेक्स्ट पार्ट है एक्सटेंड, वो क्लियर हो गया। अभी सारे एक्ट्स का क्या है? इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या बोलेंगे? इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और कमेंसमेंट किस तारीख से वो लागू हो गया, वो भी तारीख दिया रहता है। समझ में आया? यदि इनकम टैक्स होगा तो नेम ऑफ एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 61। एक्सटेंड, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट, इट स्टार्ट फ्रॉम द 1st of April 1962 या 1961, जो भी इसमें दिया है। आया समझ में? अच्छा, सेक्शन 1 समझ में आया? इंडिया का कोई भी एक्ट ले लो, एक बुक आती है गवर्नमेंट की, उसको बेर एक्ट बोलते हैं। कोई भी एक्ट का सेक्शन 1 सेम, कोई भी एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनेशन रहता है, उस एक्ट के जो वर्ड्स रहते हैं उसका डेफिनेशन। बस ये आखिरी इतना ध्यान दे दो, फिर तुम आजाद हो। सेक्शन 2 विल ऑलवेज बी डेफिनेशंस।
अच्छा, दैट टू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो 2 सबसेक्शन 21 अल्फाबेटिकली सी कंपनी को डिफाइन करता है। नाउ टेल मी सेक्शन 2 सबसेक्शन क्या है? 34, मतलब सी के आगे वाला लेटर वाला आएगा डायरेक्टर, 2 सबसेक्शन 34, ठीक है। और यदि मैं आगे बढ़ाऊं, समझ में आ रहा है? ये ब्रैकेट सब सेक्शन जो है, जैसे अल्फाबेट आगे बढ़ता है वो भी आगे बढ़ते जाता है। इज शेयर होल्डर सी डी एस उसके बाद आ रहा है। सो सेक्शन 2 के बाद जो सब सेक्शन है वो अल्फाबेटिकली आगे बढ़ता जाता है। आया समझ में? तो इस प्रकार से रीड करते हैं, बस तुमको नॉलेज के लिए हम दे रहे हैं। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कुछ सेक्शन हमने डाले हुए हैं तो तुमको हेल्प होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी पूरे के पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी खत्म होता है। किसी को कोई डाउट्स है? ओके।